गाना था शायद किसी फिल्म का कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, कहीं सुना था, कानों में पड़ा था। वो गाना आज मुझे बार बार याद आ रहा है। हम लोग जिस नीतीश कुमार को जानते रहे, करीब 3 दशकों से अधिक लंबे कालखंड से मैं नीतीश कुमार को एक राजनेता के तौर पर देख रहा हूं, जान रहा हूं। वाजपेयी सरकार में जब वो मंत्री थे तब उनको नजदीक से देखा। एक समझदार, शालीन, सुलझे हुए राजनेता। नीतीश कुमार अभद्र तो कहीं से कहीं तक नहीं थे और अश्लील भी कहीं से कहीं तक नहीं थे, जितना हम जानते थे नीतीश कुमार को। एक लंबा कालखंड एक पत्रकार के नाते उनको नजदीक से देखने का मुझे मिला। अब क्या हो गया है? बुढ़ापे में, उम्र के चौथेपन में नीतीश बाबू क्या से क्या हो गए? कैसे हो गए? क्या एक बड़े समाजवादी नेता का अवसान इस ढंग से होगा, जिसको कल तक माना जा रहा था कि वो विपक्ष की एकता की धुरी है, जिसको माना जा रहा था कि ये राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का संयोजक बनेगा आदमी, और एक दौर में जिसको कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है। एक दौर था 80 का भारत, 70 का भारत, जब फुटपाथ पर पीली पन्नी में लिपटी हुई छोटी छोटी किताबें मिला करती थी, प्यारेलाल आवारा और मस्तराम जैसी। उसका मौखिक वर्जन लग रहा था विधानसभा में चल रहा हो, और कंठ किसका? नीतीश कुमार का। लगा नहीं कि नीतीश कुमार हैं। विधानसभा में बोले सो बोले, हल्ला मचा, चैतन्यता नहीं आई उनको। विधान परिषद में गए, तुरंत वहां और डिटेल में बोलने लगे स्त्री पुरुष के उस संबंध पर। लोगों ने कान बंद कर लिए। नीतीश बाबू खिलखिलाते रहे, बोलते रहे। लगा किसी ने, बिहार में कहते हैं ना, ऊपरी चक्कर हुआ है इनके ऊपर, भूत प्रेत आ गए। पूरब में कहते हैं कि इन्हें भूत प्रेतों ने जकड़ लिया। भैया ऐसा ही लगा नीतीश कुमार को भूत प्रेतों ने जकड़ लिया क्या? ये इन सेंसेस में नहीं है, इनका रिमोट कहीं और चला गया क्या? देह शास्त्र पढ़ाया, फिर अगला दिन आया, हाय हाय हुई देश भर में, थू थू हुई दुनिया भर में। तो नीतीश जी ने कहा, मैं अपनी निंदा करता हूं, खेद व्यक्त करता हूं, शर्म करता हूं, बयान वापस लेता हूं, लो कर लो। अब बोले मैं अपनी निंदा भी करता हूं, मेरी जो लोग और लोग निंदा कर रहे हैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। फिर लगा कि नीतीश जी के सेंसस को कोई रिमोट पर ले लिया, बयान वापस ले लिया, दुख है, यहीं तक बात ठीक थी। बोले मैं अपनी निंदा खुद करता हूं, जो मेरी निंदा कर रहे हैं उनका अभिनंदन करता हूं। फिर 9 तारीख आई, ऐतिहासिक अवसर बिहार के लिए, सामाजिक न्याय की ताकतों की एक बड़ी जीत। आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% तक ले जाने वाला प्रस्ताव लेकर आई सरकार। इतिहास बन रहा था। नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रखा। अच्छा भाषण देते तो इतिहास में दर्ज हो जाते, लेकिन वो इतिहास में दूसरे कारणों से दर्ज हो गए नीतीश जी। और जो एक बड़ा क्रांतिकारी पड़ाव था बिहार की राजनीति का, आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी, वो उस दब गया। और नीतीश कुमार लड़ गए, उलझ गए अपनी ही उम्र जैसे जीतन राम मांझी के साथ। बिहार का दलित नेता, इतना जहर। उसके बाद बिहार में कोहराम है, देश भर में हलचल है। इसलिए नहीं कि जीतन राम मांझी बड़े नेता है, इसलिए कि जीतन राम मांझी समाज के सबसे पिछड़े और वंचित वर्ग के प्रतिनिधि हैं, बुजुर्ग हैं, पुराने राजनेता हैं। और बुजुर्ग हो या नहीं हो, दलित हो या सवर्ण हो, सदन के भीतर किसी सदस्य को इस तरह अपमानित नहीं किया जा सकता। वो सदन की मर्यादा का उल्लंघन है, वो राजनीति की शुचिता का उल्लंघन है, वो नैतिकता का उल्लंघन है, वो शिष्टाचार का उल्लंघन है। और ये उल्लंघन वो लोग करते हैं अगर जो लोग अपनी अशिष्टताओं के लिए जाने जाते रहे। ऐसे तमाम राजनेता है बिहार में जो अपनी अशिष्टताओं के लिए ही जाने जाते हैं, गाली गलौज के लिए ही जाने जाते हैं। और ऐसे राजनेता भी हैं जो मतलब मल्ल युद्ध के लिए भी जाने जाते हैं, ताल ठोकने लगे। लेकिन नीतीश उन लोगों में नहीं रहे। नीतीश कुमार अपनी तर्क शक्ति के लिए जाने जाते रहे, अपनी सौम्य वाणी के लिए जाने जाते रहे, शालीनता के लिए जाने जाते रहे। वो इस भाषा पर उतर आए कि बिहार के बड़े बड़े सूरमा शर्मा जाएं। उम्र के असर के चलते नीतीश कुमार का अपनी बुद्धि से, अपनी मस्तिष्क से नियंत्रण शिथिल होता जा रहा है। लेकिन शिथिल भी हो रहा है तो भी वहां कहां जाके अटक रहा है? देह शास्त्र पर, जहां नहीं अटकना चाहिए और जहां बाकी पहले कभी अटका भी नहीं। और एक प्रश्न ये भी कि क्या अब इसके बाद भी नीतीश कुमार बिहार, अगली पारी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर या देश में कोई बड़ी राजनीतिक भूमिका के लिए खेल पाने लायक बचे हैं? और इससे भी बड़ा एक प्रश्न, क्या नीतीश कुमार की ऐसी मानसिक अवस्था
जिसमें कभी अल्ल बोलो कभी बल्ल बोलो, अंदर खाने आरजेडी को खुश नहीं कर रही होगी? क्या नीतीश कुमार की ऐसी दयनीय स्थिति तेजस्वी यादव के लिए एक वरदान जैसी नहीं है कि भाई हम तो चाचा का पूरा सम्मान करते थे, लेकिन अब चाचा का तो हालत ही ऐसी हो गई कि चाचा की खटिया बाहर डालनी पड़ेगी घर से? क्या वो स्थिति आ गई है? राजनीतिक वानप्रस्थ में जाने का समय आ गया नीतीश बाबू का? कभी आप राजनीति में मन से वानप्रस्थी नहीं होते, राजनीति में परिस्थितियां आपको वानप्रस्थ देती हैं। राजनीति की एक खूबी है, नेता खुद कहां रिटायर होता है, परिस्थितियां उसको रिटायर करती हैं। क्या नीतीश कुमार के जीवन के लिए वो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? और क्या 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके तुरंत बाद 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव, उनमें नीतीश कुमार अपनी किसी बड़ी भूमिका के लिए सक्षम हैं अब इस मानसिक स्थिति के साथ? मान लीजिए वो किसी चुनावी जनसभा में हों और उनका मन भटक जाए और फिर वो देह शास्त्र पर बोलने लगे, लड़का लड़की पर, तो क्या दृश्य बनेगा? जनता तो झूमने लगेगी, कुछ दुख से भाग जाएंगे, कुछ सुख से झूमने लगेंगे, तब बड़ी स्थिति विचित्र हो जाएगी। एक बड़े समाजवादी नेता का इस ढंग से पतन दुखद है। और मैं यह बात कहना चाहता हूं, मुझे और अधिक पीड़ा इसलिए हो रही है कि इस समय हम राजस्थान की धरती पर हैं, जहां पर स्त्री शक्ति के मान सम्मान स्वाभिमान और गौरव को वो सर्वोच्च स्थान मिला है कि प्राचीन काल से आज तक अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए महिलाओं ने बलिदान और आत्मोत्सर्ग तक किया है। और उस धरती पे खड़े होकर हमें पीड़ा होती है कि इस तरह का बयान देने के बाद अभी तक प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी मुंह में दही जमा कर बैठी हुई हैं। और ये बयान सिर्फ कोई इकलौता बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी, इसी राजस्थान में उनके एक वरिष्ठ नेता ने, जब ये बात आई कि बलात्कार के मामलों में राजस्थान सबसे ऊपर स्थिति में पहुंच गया है, तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता है। इसी गठबंधन के मुख्य दल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया था। इसी गठबंधन के एक प्रमुख नेता बलात्कार के ऊपर लड़कों से गलती हो जाया करती है ये बोल चुके हैं। इसलिए ये इनकी एक स्थापित निचले स्तर की मानसिकता का प्रतीक है महिलाओं के बारे में, और तेजस्वी यादव जी भी उसको डिफेंड कर रहे थे। अब मैं ये कहना चाहता हूं, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत जिसने चंद्रमा के उस अछूते दक्षिणी ध्रुव के कोने को छूने में सफलता हासिल की, उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। भारत की संसद में महिला आरक्षण विधेयक का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखा। हम किस ऊंचे स्थान पर रखते हैं महिलाओं के सम्मान को और वो किस निचले पायदान पर रखते हैं, ये उनके वक्तव्य से साफ दिख गया। ये इंडी गठबंधन का अक्षम्य अपराध है। और मैं कहूंगा इस INDIA में लास्ट में जो I और A है, ये इंक्लूसिव अलायंस है उनका कहना, मगर मुझे लगता है ये अब्यूजिव अलायंस हो गया है। अभी एक दूसरे को तो अब्यूज कर ही रहे थे, कोई किसी को चालू पार्टी बोल रहा था, कोई किसी को चिरकुट पार्टी बोल रहा था। भाजपा के प्रति, मोदी जी के प्रति अब्यूज करते रहते हैं। अब तो पूरी नारी वर्ग के प्रति उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। इसलिए यह बात हम क्षोभ, आक्रोश और पीड़ा के साथ कह रहे हैं कि यह भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी संवैधानिक पर पटल यानी विधानसभा पे दिए गए सबसे निम्न स्तरीय बयानों में से एक। 75 साल से ऊपर में 55 साल कांग्रेस ने राज किया। गारंटी अब याद आ रही है, क्योंकि जब उन्हें साफ गारंटी दिख गई है कि उनकी सत्ता जा रही है, इसलिए जो जो उन्होंने वादे कहे मैंने क्रमवार उसका उत्तर दे दिया है। हाँ, गारंटी उनकी 4-5 हैं। पेपर लीक की गारंटी है, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी है, दलितों के उत्पीड़न की गारंटी है, बाहुबलियों के आतंक की गारंटी है, दंगे और राष्ट्र विरोधी शक्तियों की रैली निकलने की गारंटी है, जिसमें सरतन से जुदा जैसी घटनाएं भी हो गई, और पुस्तकों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी। ये गारंटी तो वो कर चुके हैं, और जो कुछ 2018-19 में वायदा किया था वो एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। इस देश में मैं एक बात कहूं आपसे, गारंटी केवल एक है, वो गारंटी जो NDA की गारंटी है और मोदी की गारंटी है। वो हमने हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली, हर घर में नल, हर गरीब को सुविधाएं पहुंचाना, हर गरीब व्यक्ति को आयुष्मान भारत की योजना पहुंचाना, हर महिला के हाथ में गैस सिलेंडर देने से लेके राष्ट्र की सुरक्षा, वायु सुरक्षा को सुदृढ़ करना, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास पे नए स्थान पे ले जाना, धारा 370, राम जन्मभूमि, ये गारंटी के साथ पूरा करके दिखाया है। और बाकी सब जो कहते हैं ये सारे दल NDA की, मोदी जी की गारंटी के अलावा बाकी सब छलावा है। कह दूं, गारंटी की बात कोई नई पार्टी करे तो समझ में आता है। जो पार्टी 50-55 साल से हुकूमत कर रही है, और जो पार्टी नहीं जिसका खानदान हुकूमत कर रहा है, वो कहती है अब हमें समझ में आ रहा है। तो मुझे वो शेर याद आता है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। पर यहां तो एक उम्र नहीं जनाब, 3 उम्र निकल गई हैं, 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं,
तब उन्हें गारंटी याद आ रही है। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ यह कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता उनका इस चुनाव में निर्णायक पराभव करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने जा रही है। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं 156 सीटों। मुझे लगता है दावे उनके हमेशा से रहे हैं, परंतु उनके किसी दावे पे उनकी पार्टी के लोग ही भरोसा नहीं करते हैं। कहने के लिए कहा जाता है कि एक कहावत होती है कि वचने का दरिद्रता, कहने में क्या जाता है, परंतु आप बहुत आश्वस्त रहिए। जो सर्वेक्षण आए हैं उनमें, सभी सर्वेक्षणों में, चुनाव सर्वेक्षणों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट विजय की तरफ आगे बढ़ रही है और हमारा जो हम लोगों का फीडबैक है उसमें भाजपा प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है और चुनाव परिणाम आते तक ये ऐतिहासिक विजय होगी। और मैं ये भी कह दूं कि भाई जो वो कह रहे हैं संख्या, पहले जाके मुख्यमंत्री से तो पूछ लीजिए जो उन्होंने टिकट दिए हैं उनमें किसकी कितनी संख्या है, वो तो बता दें कि उनके गुट की संख्या ज्यादा है या पायलट जी के गुट की संख्या ज्यादा है, या बकौल कांग्रेस नेता अशोक गहलोत जिंदाबाद और राहुल सोनिया मुर्दाबाद, अनकोट, मेरा वक्तव्य नहीं है, उनका कोट अनकोट में बोल रहा हूं भाई, उसमें उनकी संख्या कितनी है ये बता दें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हो। देखिए, जहां तक फेस की बात कहते हैं, उनका तो चेहरा इतना बिगड़ा हुआ है और इतना बदला हुआ है। अब बताइए, 5 गारंटी में से एक गारंटी उन्होंने गोबर की भी दी है ना, गोधन की भी दी है। तो पहले तो वो ऐसी पार्टियों के साथ हैं जो चारा घोटाला कर चुके हैं, कोयला घोटाला कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर चुके हैं, यहां पे गोधन संरक्षण की बात करते हैं। और ये वही पार्टी है कांग्रेस जिसके पदाधिकारी ने केरल में सड़क पे गाय काटकर बीफ पार्टी की थी। ये है चेहरा, एक चेहरा ये, एक चेहरा ये। तो इसलिए उनके सामने पार्टी के चेहरे की समस्या है, यहां किसी नेता के चेहरे की बात नहीं है, ये पार्टी के चेहरे पे सवाल है।